हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण और अपन ने मोनेरा जगत जो है कंप्लीट कर लिया था। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत की, ठीक है। और प्रोटिस्टा जगत को लगभग खत्म कर देंगे, थोड़ा सा पार्ट बचेगा वो अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं। ध्यान से समझना भाई, ठीक है। मोनेरा जगत अपन ने अच्छे से समझ लिया था। प्रोटिस्टा जगत मोनेरा जगत जितना बड़ा नहीं है, उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की, तो हेडिंग डाल लीजिए जी, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। और भाई लाइक कर देना और कमेंट वमेंट कर देना, ठीक है। लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, ठीक है। चलो प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा जगत जो है वो दिया किसने था। तो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं, शुरू के जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूं। अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा किंगडम जो है, प्रोटिस्टा जगत जो है वो बनाया था, अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक बात है। अब इसके बारे में कुछ अपन खास बातें करेंगे, जो इसका जो इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इसके कुछ भाग हैं उनके बारे में बात करेंगे, इसकी कुछ क्लास हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें सारे के सारे क्या आएंगे, सभी एक कोशिक यूकारियोटिक, ठीक है। ये बात अपन को पता ही है। अगर आप शुरुआत से लेक्चर देख रहे हो इस चैप्टर का, तो आपको पता है, क्या पता है, कि जितने भी एक कोशिक प्रोकार्योटिक हैं उन सबको उठाकर कहां डाल दिया गया था, प्रोटिस्टा जगत के अंदर डाल दिया गया था। तो सभी के सभी एक कोशिक हैं और यूकार्योटिक जो जीव है वो आपको कहां मिलेंगे, प्रोटिस्टा जगत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा इसके बारे में क्या खास बात है, सुसंगठित केंद्रक मिलेगा यहां पे आपको, ठीक है। केंद्रक यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर यूकारियोटिक है ना, अगर ये प्रोटिस्टा यूकारियोटिक है, और आपको पता होना चाहिए कि यूकारियोटिक जो होते हैं उनके अंदर जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है, सुसंगठित होता है, मतलब वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या कहता है, इनमें झिल्लीबद्ध, सारी एनसीईआरटी है ये, बिल्कुल एनसीईआरटी है ना, झिल्लीबद्ध, बस आपको थोड़ा सिंपल वे में करके समझाने की कोशिश हो रही है ना। झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी इनमें होते हैं ना, कोशिकांग, ठीक है। चलो मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो झिल्ली है उससे बंधे हुए है ना, उससे बंधे हुए कोशिका अंग भी इसमें होंगे, किसमें, आपके प्रोटिस्टा के अंदर। क्यों? क्योंकि ये यूकारियोटिक है और यूकारियोटिक के अंदर सुसंगठित केंद्रक भी होता है और आपके झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी होते हैं। तो ये भी यहां पर आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या खास बातें हैं, कुछ प्रोटिस्टा में, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है सारे प्रोटिस्टा के अंदर हो ही, ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंदर कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति होती है और कुछ के अंदर नहीं होती, ठीक बात है, ठीक है। यहां पर ये तो है ही नहीं ना यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत के अंदर कि जिसके अंदर कोशिका भित्ति होगी उसको रखा जाएगा, फिर जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं उसको रखा जाएगा, नहीं। यहां पर तो ये है यूकारियोटिक अगर है और वो एक कोशिक होना चाहिए। अगर यूकारियोटिक है और वो एक कोशिक है तो उसको डाल दो किसमें, प्रोटिस्टा जगत में, चाहे उसके पास में कोशिका भित्ति है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसे जीव आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनके अंदर कुछ के अंदर कोशिका भित्ति होगी और कुछ के अंदर नहीं होगी, ठीक है। फिर बात करें यहां पर चलन की। चलन का मतलब क्या है यहां पे, कि अगर इनको मूवमेंट करना हो, लोकोमोशन करना हो, इनको चलना हो, ठीक है, तो इनके लिए चलने के लिए क्या साधन है इनके पास में, ठीक है। चलने के लिए क्या साधन है वो देखो भाई। तो चलने के लिए इनके पास में साधन क्या है, पहला साधन की बात करूं तो वो क्या है, कसाब। क्या है, कसाब। कसाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लेजिला। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, फ्लेजिला, ठीक है। और मैं बात करूं और क्या होता है इनके पास में चलने के लिए, चलने का क्या साधन है भाई, एक तो चलने के लिए इनके अंदर कसाब है, दूसरा है इनके अंदर पक्षमाभ, ठीक है, पक्षमाभ। ये पक्षमाभ क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सीलिया, ठीक है। तो ये दो चलने के साधन हो गए। उसके अलावा एक और है जो आपको अमीबा में देखने के लिए मिलेगा, जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडो
पोडिया। तो ये तीन हो गए, है ना। जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है प्रोटिस्टा जगत का, वहां पर आपको दो ही देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये भी अमीबा वाले के अंदर दे रखा है, तो इसको भी अपन ने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अमीबा भी प्रोटिस्टा जगत के अंदर ही आता है, ठीक बात है। चलो, ये जो कसाब और पक्षमाभ जो है वो किससे बने हुए हैं? ये जो कसाब और पक्षमाभ जो है वो किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रजनन जो है इनके अंदर, जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? इनके अंदर अलैंगिक भी हो सकता है। प्रजनन जो है इनके अंदर वो अलैंगिक होता है, ठीक है। अलैंगिक कैसे होता है? वो होता है आपका द्विखंडन से। कैसे होता है? द्विखंडन। और द्विखंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सब जानते हो? बाइनरी फिजन कहते हैं। कई बार आपको मैं बता चुका हूं। द्विखंडन क्या होता है? बाइनरी फिजन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन होता है इनके अंदर। भैया लैंगिक प्रजनन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, और इनके अंदर वास्तविक लैंगिक प्रजनन होता है। और मैंने आपको बताया भी था, मोनेरा जगत जो अपन पढ़ रहे थे कल, ठीक है, मोनेरा जगत के अंदर वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं होता। वहां पर लैंगिक प्रजनन जैसा कुछ होता है, मैंने बताया था कल भी, लैंगिक प्रजनन जैसा कुछ होता है, वहां पे वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं होता। वास्तविक लैंगिक प्रजनन जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो प्रोटिस्टा जगत से वो शुरुआत होती है। मोनेरा जगत के अंदर वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं होता। तो यहां पर जो है आपको वास्तविक लैंगिक प्रजनन देखने के लिए मिलेगा। कहां पे? प्रोटिस्टा जगत के अंदर। तो यहां पर आपको वास्तविक लैंगिक प्रजनन, वास्तविक लैंगिक प्रजनन होता है यहां पे, ठीक है। और ये वास्तविक लैंगिक प्रजनन जो वो कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये होता है कोशिका सलयन और युग्मनज। युग्मनज सब जानते हो, जाइगोट को कहते हैं ना, युग्मनज के निर्माण द्वारा, ठीक है। तो अपने अंदर भी देखो, ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर तो वास्तविक प्रजनन होता ही है, बिल्कुल होता है ना। तो अपने अंदर क्या होता है? दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। कौन सी कोशिकाएं? एक स्पर्म और एक ओवम, है ना। तो ये दोनों क्या है? कोशिका ही तो है। ये दोनों आपस में मिलती हैं और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? युग्मनज बनाती है, जाइगोट बनाती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रजनन। तो वैसा जो है यहां पर भी अपन को देखने के लिए मिलता है। यहां पर वास्तविक प्रजनन होता है। किस प्रकार से? दो कोशिका जो है वो आपस में मिलेंगी और आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? युग्मनज बनाएंगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रजनन कहते हैं, ठीक बात है। तो यहां पर वास्तविक लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो एक पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट ये कहता है कि पहले ठीक है, वास्तविक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, वास्तविक लैंगिक प्रजनन करने वाले प्रोटिस्टा जगत के हैं। ठीक है। तो पहले मतलब वो बिफोर वाला पहले नहीं, ये है यहां पर पहले का मतलब फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका वास्तविक लैंगिक प्रजनन वो किसने किया? प्रोटिस्टा जगत वालों ने किया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्राथमिक रूप से कार्य कैसे होते हैं? प्राथमिक रूप से ये जलीय होते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जल के अंदर ही मिलते हैं अपन को, लेकिन प्राथमिक रूप से ये जलीय ही होते हैं ना। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, ये प्राथमिक रूप से कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, ठीक है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जो आपके प्रोटिस्टा जो है ना, प्रोटिस्टा जगत वाले जो आपके जीव हैं वो यार मोनेरा, ठीक है, मोनेरा से थोड़े से एडवांस हैं, ठीक है भैया, मोनेरा से तो एडवांस है। उसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा जगत के जीव आपको ऐसे दिखने के लिए मिलेंगे कि आपको लगेगा यार ये तो फंजाई जैसा लग रहा है, तो कवक जैसा लग रहा है। कुछ प्रोटिस्टा जगत के जीव आपको ऐसे देखने के मिलेंगे, आपको लगेगा यार ये तो प्लांट जैसा लग रहा है। और कुछ प्रोटिस्टा जगत के जीव आपको ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा यार ये तो एनिमल जैसा लग रहा है,
ठीक है। तो प्रोटिस्टा जगत जो है वो मोनेरा से तो एडवांस है, लेकिन प्रोटिस्टा जगत के कुछ मेंबर्स जो हैं वो आपको उनके अंदर आपको कवक जैसे फंजाई जैसे गुण आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ के अंदर प्लांट्स जैसे गुण आपको देखने के लिए मिलेंगे और कुछ के अंदर एनिमल जैसे गुण देखने के लिए मिलेंगे। मतलब यहां से बात क्या बनती है, बात ये बनती है कि प्रोटिस्टा जगत जो है ना वो मोनेरा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स के बीच में क्या बनाता है, एक लिंक बनाता है। ठीक है, इधर मोनेरा है, इधर चाहे आप फंजाई ले लो, प्लांट ले लो और आपका क्या ले लो, एनिमल ले लो। इन सब के बीच में मोनेरा और एनिमल के बीच में, मोनेरा और प्लांट के बीच में, मोनेरा और आपका जो फंजाई है, इनके बीच में क्या बनाता है, एक लिंक बनाने का काम करता है कौन, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, तो यहां पर मैं ये लाइन लिखता हूं, लाइन क्या हो जाएगी, ठीक है, कि इस जगत, एक मिनट, मोनेरा, मोनेरा और प्लांट, फंजाई या फिर एनिमल, एनिमल के बीच लिंक बनाता है। कौन बनाता है, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो है वो मोनेरा प्लांट के बीच में या फिर मोनेरा और फंजाई के बीच में या फिर मोनेरा और एनिमल के बीच में क्या बनाता है, लिंक बनाता है। कौन, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई यहां पे कि जो प्रोटिस्टा जगत है उसके अंदर आपको कोशिका भित्ति मिल भी सकती है, कोशिका भित्ति नहीं भी मिल सकती। ठीक है, यहां पर जो है मोनेरा जगत के जो जीव हैं वो आपको प्रकाश संश्लेषी भी मिल सकते हैं और आपको वो उसमें परपोषी भी मिल सकते हैं और आपको वो मर्तपोषी भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनमें कुछ जो है वो आपको कवक जैसे देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको प्राणियों जैसे देखने के लिए, एनिमल जैसे देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको पादप जैसे देखने के लिए मिलेंगे। तो मतलब सीधी सी बात आपको बताऊं तो कुछ जीव ऐसे हैं उनके आप कुछ गुण देखोगे ना, कुछ गुण देखोगे तो आप कहोगे भैया इसको तो आप प्लांट में डाल दो। ठीक है, ये तो प्लांट जैसा लग रहा है हमें। कुछ को आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मुझे एनिमल जैसा दिख रहा है। ठीक है, एनिमल जैसा दिख रहा है। जैसे मैं बात करूं कि एक मैं हूं, एक आप हो, ठीक है, बीच में युगलीना पड़ा है। ठीक है, बीच में कौन है, युगलीना। और मैं आपको बात बताऊं, युगलीना जो है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषी है वो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी है। जैसे ही आपने प्रकाश संश्लेषी देखा, आपने कहा ये तो प्लांट जैसा दिख रहा है। मैंने कहा कि सनलाइट हटाओ, एक बार सूर्य का प्रकाश जो है उसको हटा दो। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हटाया, युगलीना जो है वो क्या बन गया, परपोषी बन गया, दूसरे जीवों का शिकार करने लग गया। तो मैंने कहा ये तो एनिमल जैसा दिख रहा है। आपके लिए वो प्लांट जैसा दिख रहा था, मेरे लिए वो एनिमल जैसा दिख रहा है। तो मतलब यहां पर क्या है, एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए एक जीव पादप हो सकता है और कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्राणी हो सकता है। प्लांट भी हो सकता है, किसी के लिए वो प्लांट, किसी के लिए वो एनिमल हो सकता है। तो इस जगत की जो बाउंड्रीज है ना, इस जगत की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित नहीं है। ठीक है, ऐसा निर्धारित नहीं है। देखो, अच्छा अपन बात करें प्लांट जगत की बात करें, ठीक है, प्लांटिक जगत की बात करें तो उसके अंदर तो जो आपके जो जितने मेंबर है सब के अंदर क्या होगा, कोशिका भित्ति होगी। वहां पर ये फिक्स है ना। लेकिन यहां पर प्रोटिस्टा के अंदर ये कोई फिक्स ही नहीं है। वहां यहां पर जो है कुछ के अंदर कोशिका भित्ति हो सकती है, कुछ के अंदर नहीं हो सकती। तो यहां पर जो है वो फिक्स नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है और यहां से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, कथन वाले क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, और आया हुआ भी है यहां से। तो ये लाइन क्या है, इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखना भाई। इस जगत कौन सा जगत, प्रोटिस्टा जगत की जो सीमाएं हैं वो ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हर प्रकार के जीव के गुण आपको देखने के लिए मिले जाएंगे। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब ये निर्धारित क्यों नहीं है, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, निर्धारित नहीं है, उसका कारण क्या है, कुछ प्लांट से या फिर फंजाई से या फिर एनिमल से मिलते जुलते हैं।
ठीक है, तो इसकी सीमाएं निर्धारित क्यों नहीं है? क्योंकि इस प्रोटिस्टा जगत के मेंबर्स जो है ना, वो कुछ प्लांट जैसे हैं, कुछ एनिमल जैसे हैं और कुछ फंजाई जैसे गुण दिखाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए इसकी सीमाएं जो हैं वो निर्धारित नहीं हो पाई हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां तक ये मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन जो है इसका बताया। थोड़ी सी बातें मैं आपको और बताता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना भाई। ये है प्रोटिस्टा। ये क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। और मैंने आपको बताया प्रोटिस्टा जो है वो स्वपोषी भी हैं, मतलब वो प्रकाश संश्लेषी भी हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जो हैं वो आपके प्रकाश संश्लेषी भी हैं भैया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी भी हैं, प्रकाश संश्लेषी भी हैं। और वहीं प्रोटिस्टा आपके मृतपोषी भी हैं। मृतपोषी मतलब जो सड़ी गली जो चीजें हैं, जो मरी हुई चीजें हैं, उनको खाने वाले, मतलब मृतपोषी भी हैं, मृतपोषी भी हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो ये परपोषी भी हैं। कैसे हैं? परपोषी भी हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों आपको देखने मिलेंगे। ये प्रकाश संश्लेषी भी हैं, मृतपोषी भी हैं और परपोषी भी हैं। ठीक है, एक एक की बात कर लेते हैं। परपोषी कौन से हैं इनमें? परपोषी कौन से होंगे? परपोषी हैं इसमें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। ठीक है, ये अपन प्रोटोजोआ को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है वो कैसे हैं? देखो, एनिमल्स कैसे होते हैं? आप और मैं एनिमल हैं। ठीक है, हम कैसे हैं? हम परपोषी हैं, दूसरों पर खाने के लिए निर्भर हैं। तो ये प्रोटोजोआ कैसा हो गया? ये एनिमल जैसा है। ठीक है, ये कैसे हैं? एनिमल जैसे, या फिर मैं लिख देता हूं हिंदी में प्राणी जैसे। ये कैसे हैं? प्राणी जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये परपोषी हैं। तो प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? प्राणी जैसे होते हैं। वही मैं बात करूं मृतपोषी की, तो मृतपोषी कौन होते हैं यहां पे? ये हैं आपके अवंपक कवक। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लाइम मोल्ड। क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड। ठीक है, ये जो है मृतपोषी है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, अपन 12th क्लास में पढ़ के आ भी चुके हैं कि जो अपघटन है वो कैसे होता है कि जो आपकी जो कवक है वो अपने एंजाइम्स निकालती हैं और उनको फिर खाती हैं। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था, याद करो 12th क्लास के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको ना, अपघटन पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे अपघटन होता है। वैसे ही ये मृतपोषी है, स्लाइम मोल्ड। जो अवंपक कवक जो है ये स्लाइम, इसमें इंग्लिश में स्लाइम मोल्ड कहते हैं। और ये क्या है? मृतपोषी है। ठीक, कवक की जैसे दिखते हैं, ये कवक की तरह काम करते हैं ना। ठीक है, तो ये कवक जैसे हैं। ये परपोषी थे तो ये प्राणी जैसे हैं। और ये कैसे हैं? मृतपोषी हैं, तो ये कैसे हो गए आपके? ये कवक जैसे हो गए। तो ये कैसे हैं? कवक जैसे। वही मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषी, तो अगर प्रकाश संश्लेषी है तो वो कैसे होंगे? पादप जैसे होंगे। कैसे होंगे? पादप जैसे होंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी है मतलब पादप जैसे, मृतपोषी मतलब कवक जैसे, और आपके परपोषी है मतलब आपके प्राणी जैसे होंगे। ठीक बात है, फिर आगे बात करते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन है? मृतपोषी के अंदर मैंने आपको बताया कौन आएंगे? अवंपक कवक पढ़ेंगे अपन। परपोषी के अंदर कौन आएगा? प्रोटोजोआ, इसको भी पढ़ेंगे अपन, है ना। और प्रकाश संश्लेषी के अंदर कौन कौन आएंगे उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो भाई, प्रकाश संश्लेषी के अंदर पहला है आपका क्राइसोफाइट। क्या है? क्राइसोफाइट। दूसरा है डाइनोफ्लेजिलेट्स। तीसरा है आपका यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? ये इन तीनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है, तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटिस्टा जो है वो तीनों प्रकार या दिखाते हैं आपके पोषण जो है वो दिखाते हैं। एक प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, मृतपोषी भी हो सकते हैं। वही मैं बात करूं कि ये परपोषी भी हो सकते हैं। परपोषी प्रोटोजोआ होंगे। ठीक है, और आपके मृतपोषी कौन होंगे? स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अवंपक कवक होंगे। उसके बाद बात करें प्रकाश संश्लेषी, वो कौन है? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और आपके यूग्लिनोइड्स। ये क्या है? आपके प्रकाश संश्लेषी है। बात करते हैं, एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए भैया, जो साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं वो हेडिंग डाल लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्राइसोफाइट्स कुछ खास बातें हैं।
ठीक है। एनसीईआरटी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कुछ खास समझने का है नहीं इसमें, ठीक है। तो जितना समझने का होगा वो समझेंगे, और जो एनसीईआरटी की भाषा है उसको अपन नॉर्मल भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में उसको समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है? सबसे पहली लाइन ये लिखती है कि इस समूह में ऐसे लिखते हैं, समूह के अंतर्गत डाई एटम्स और सुनहरे शैवाल, इनको क्या कहते हैं? डेस्मिड्स भी कहते हैं ना। सुनहरे शैवाल को क्या कहते हैं? डेस्मिड्स, ठीक है। सुनहरा किसको कहते हैं? गोल्डन जो होता है उसको क्या कहते हैं? सुनहरा कहते हैं ना। तो सुनहरे शैवाल को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं अपन? गोल्डन एल्गी। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं और सुनहरे को क्या कहते हैं? गोल्डन। तो ये क्या होगा? गोल्डन एल्गी, ठीक है। ये इसके नाम याद रखना, सुनहरे शैवाल हो सकता है, गोल्डन एल्गी हो सकता है, और डेस्मिड्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है, नाम आ सकता है ना। तो इसके अंदर कौन आता है? क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन आते हैं? आपके डायटम्स आते हैं और सुनहरे शैवाल आते हैं, जिनको डेस्मिड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें इसके अंदर अंतर्गत आती हैं। किसके अंदर? क्राइसोफाइट जो समूह है इसके अंदर आती हैं। ये क्राइसोफाइट जो ग्रुप है, ये जो समूह है, इसके अंदर ये दो आते हैं, डायटम्स और आपके डेस्मिड्स आते हैं, जिसको सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है। इस क्राइसोफाइट्स के अंदर अपन मेन जो बातें करेंगे वो किसकी करेंगे? डायटम्स की ही करेंगे। जितनी भी अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं वो डायटम्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि क्राइसोफाइट जो समूह है उसके अंदर डायटम आते हैं और डेस्मिड्स, सुनहरे शैवाल आते हैं। बाकी आपको डायटम्स जो है उसकी ही आपको डिटेल्स जो पढ़नी है। क्या डिटेल्स है? ध्यान से देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन ये आया हुआ है एग्जाम के अंदर, है ना। तो डायटम्स समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। ये एक डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, और एग्जाम में आई हुई है, ठीक बात है। डायटम्स क्या होते हैं? समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। आपको पूछे कि समुद्र का मुख्य उत्पादक कौन होता है, तो आप क्या कहोगे? डायटम्स। अगर डायटम्स ऑप्शन में है तो डायटम्स बोलोगे, और अगर डायटम्स नहीं है, वहां पे क्या दे रखा है? क्राइसोफाइट दे रखा है, तो क्राइसोफाइट वहां पर आप ऑप्शन में लगा दोगे। लेकिन अगर डायटम्स ही दे रखा है तो डायटम्स को आप टिक करोगे, ठीक बात है। चलो, उसके बाद क्या करेंगे? बात है इसके लिए अधिकतर ये कैसे होते हैं? अधिकतर कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। देखो ये अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषी वाले पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं ये। तो अधिकतर कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। कहां पाए जाते हैं ये? कहां पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में आपको मिल जाएंगे, स्वच्छ जल, तथा ये आपको कहां मिल सकते हैं? और समुद्री जल में भी, है ना। तो इसको लवणीय भी लिख सकते हैं, लवणीय या फिर समुद्री जल, समुद्री जल में रहते हैं। तो डायटम्स जो है आपके, डायटम्स जो है वो आपको फ्रेश वाटर, मतलब आपके स्वच्छ जल में मिल सकते हैं। आपको फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में आपको मिल सकते हैं। लवणीय जल जो समुद्री जल है उसके अंदर भी आपको मिल सकते हैं। तो दोनों के अंदर आपको डायटम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये एक बात और लिखती है एनसीईआरटी कि ये क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत क्या होते हैं? ये सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक। और इसके बारे में खास बात है, ये जल धारा के साथ में बहते हैं, जल धारा के साथ एक मिनट दीजिए, इसी चला दो यार। मैं ठंड है लेकिन मेरे को यहाँ पे गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। पानी भी पी लेता हूँ मैं, तो आगे बात करते हैं। हाँ, क्या लिखती है एनसीईआरटी? जलधारा के निश्चेष्ट, ये वर्ड लिखती है,
समझाता हूँ क्या मतलब होता है इसका। निश्चित रूप से बहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, जलधारा के निश्चित रूप से बहते हैं, मतलब सीधा सा मतलब इसका यही हुआ कि जलधारा के साथ में बहते हैं। अब मैंने साथ, पहले मैंने लिखा साथ ही, कि फिर मैंने वो वर्ड क्यों काटा, क्योंकि एनसीईआरटी निश्चित लिखती है। कल कोई एनसीईआरटी वाली लाइन उठ के आ जाए, आपने तो साथ ही पढ़ा होगा लेकिन वहां पर निश्चित आ जाए तो आपको पता नहीं रहेगा कि निश्चित क्या होता है। तो निश्चित का मतलब उसके जलधारा के साथ में, मतलब ये मान लो कि नदी जो है वो इस साइड में बह रही है, जल जो है वो इस साइड में बह रहा है, पानी जो है वो इस साइड में बह रहा है, तो ये जो आपके डाई आइटम्स होंगे वो भी पानी के साथ में इस साइड में ही बहते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जल जो पानी है वो तो इस साइड में बह रहा है और ये जो है डाई आइटम वो इस साइड में आ रहे हैं, ना, आपस में उल्टे नहीं जाएंगे। जिस साइड में पानी बह रहा है उस पानी के बहाव के साथ में ही ये बहते रहते हैं ना। इस लाइन का यही मतलब है कि ये जलधारा के निश्चित रूप से बहते हैं, मतलब पानी जो जलधारा जिस साइड में है उसी साइड में ये भी बहते रहेंगे, उसी के साथ साथ ये बहते रहते हैं, ठीक है। चलो, इनमें कसाब नहीं होता भाई, कसाब नहीं होता, ठीक है। जो आपके डाई आइटम्स होते हैं इनमें कसाब नहीं होता है ना। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। यहां पर ये कोशिका भित्ति वाली जो लाइन है ना, इसको मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा, इसको समझने में ना, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज था अभी बताऊंगा आपको ना, हाँ क्यों कंफ्यूज था अभी बताऊंगा। मजे वाली बात है ना, पता नहीं आपको मजा आया नहीं है, मेरे को बहुत मजा आया इसमें, ठीक है। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, कोशिका भित्ति की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ क्यों मेरे को इसमें टाइम लगा समझने में, ठीक है। देखो पहले लिखता हूँ, तो इसका जो साबुनदानी, कोशिका भित्ति कैसी होती है कि साबुनदानी की तरह है, साबुनदानी की तरह है, साबुनदानी की तरह है, दो अतिछादित कवच बनाती है, कवच बनाती है, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते थोड़ी सी, इनकी जो कोशिका भित्ति है ना, वो अपने साबुनदानी सबने देखी होगी, ठीक है। साबुनदानी सबने देख रखी है यार, साबुनदानी देखी तो मैंने भी है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये लाइन समझ में नहीं आ रही थी, ये एनसीईआरटी की लाइन ऐसी की ऐसी, और ये लाइन कहती कि इनकी कोशिका भित्ति जो कैसी होती है, साबुनदानी की तरह है, दो अतिछादित कवच बनाती है, ठीक है। साबुनदानी की तरह, ठीक है, जैसे साबुनदानी होती है वैसे ही दो अतिछादित जो है वो कवच बनाती है, मतलब दो कवच हैं, ठीक है, आपस में, जैसे साबुनदानी होती है वैसा ही। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा साबुनदानी के अंदर दो कवच कहाँ होते हैं, दो ढक्कन कहाँ होते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि मैंने कैसी साबुनदानी देख रखी थी आज तक, ठीक है, दिखाता हूं। मैंने साबुनदानी देख रखी थी ये वाली, चलो ले आते हैं इसको, ठीक है। मैंने आपका पता नहीं भाई, मैंने तो ऐसी वाली ही देख रखी है आज तक, तो चलो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ये वाली साबुनदानी देख रखी थी मैंने। अब इस वाली साबुनदानी के अंदर मैंने अभी तक ये वाली ही देखी है, ठीक है। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि भाई क्या सिस्टम है ये, मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा। साबुनदानी मैंने सर्च करी, ठीक है, कि इसके अलावा और भी होती है क्या, तो मेरे को समझ में आया कि और भी होती है साबुनदानी, ठीक है। तो मैंने देखी है इस प्रकार की साबुनदानी, इसमें मुझे क्या है, कहीं भी दो जो है, दो अतिछादित, तो मेरे को दो हिस्से नहीं दिख रहे यहाँ पे, है ना। ये क्या लिखती है एनसीईआरटी लिखती है, इसमें दो अतिछादित कवच बनाती है ना, तो यहाँ पर मुझे दो का तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो ये साबुनदानी तो है, लेकिन इसमें दो हिस्से कहाँ है, एक ही हिस्सा है इसमें, और ये कह रहा है कि साबुनदानी की तरह होती है, ठीक है। ये क्या बात हुई, फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तब जाके मुझे पता चला कि साबुनदानियां इस प्रकार की भी आती हैं, ठीक है। ये मैंने देखी नहीं आज तक, तो आज मैंने इंटरनेट पे देखी है, आज नहीं मतलब पहले देख ली थी, ठीक है। लेकिन पहले शुरुआत में मेरे को समझ में नहीं आया था ना। चलो, तो साबुनदानी जब इस प्रकार की भी आती है जी, ठीक है। अब ये देखो, ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें साबुन रख दी जाएगी, काम में ली साबुन रख दी जाएगी, और उसके बाद में इस हिस्सा से इसको ऐसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगी, कुछ इस प्रकार की साबुनदानी, जो ये नीचे वाला बॉक्स हो गया और ये ऊपर वाले इससे ढक दिया, तो कुछ इस प्रकार की ये बन जाती है, ठीक है। तो ये साबुनदानी की तरह, इसलिए ये साबुनदानी, एनसीईआरटी वालों ने ये साबुनदानी देखी होगी भाई, हमारे तो यहाँ ऐसे चलते साबुनदानी, ठीक है। तो आपने देखी रखी थी क्या ऐसे साबुनदानी भाई? मुझे नहीं पता, आप शायद देख रखी होगी, है ना। मैंने तो नहीं देखी थी, ये मैंने इंटरनेट पे देखी है, ठीक है। हमारे यहाँ जो मैंने घर पे भी, ठीक है, हॉस्टल वगैरह में भी, ठीक है, जहाँ पे भी मैं रहा, सब के लड़कों के पास में ये वाली साबुनदानी मुझे देखने के लिए मिली, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, कमेंट करके
कि आपने ये वाली साबुनदानी देख रखी होगी यार, है ना, क्योंकि कॉमन होगी तभी एनसीईआरटी लिखती है ना, बुक में लिखी है तो, और लोगों ने देख तो रखी होगी, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताना कि आपने देख रखी थी या नहीं देख रखी थी, मैं अकेला ही रह गया इस चक्कर में, या फिर आप में से भी कोई मेरे जैसा है, बताना है मुझे भी, है ना। चलो इस वाले को रख लेते हैं, इस वाले को हटा देता हूँ मैं, है ना, यहाँ ले आते हैं इसको। तो ये लो साबुनदानी, चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ ना, वरना बाद में कंफ्यूज होते रहोगे कि ये क्या कर दिया ना, साबुनदानी से जैसे लग भी नहीं रही। ऐसे तो वो बच्चे टिफिन लेके आते थे पहले, है ना, स्कूल में, मैं तो टिफिन भी ऐसा नहीं लेके जाता था, टिफिन भी मेरा तो वो स्टील वाला होता था ना, ये टिफिन लेके आते थे। चलो इसको मिटा देते हैं, टिफिन जैसा लग रहा है ना। एक और मैंने साबुनदानी देखी थी इंटरनेट पे, वो भी दिखा देता हूँ आपको। चलो ये देखो, ये टिफिन जैसा नहीं लग रहा भाई, ये जो छोटे बच्चे टिफिन रखते हैं वैसा नहीं लग रहा, ये साबुनदानी है ये, चलो मान लेते साबुनदानी है। चलो भाई, तो साबुनदानी जैसी होती है ना। अब साबुनदानी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है, और ये भूलना मत भाई मेरी तरह, अगर आपने भी नहीं देखी साबुनदानी तो ये कुछ इस प्रकार की होती है। एनसीईआरटी बोलती है कि साबुनदानी की तरह क्या बनाती है, दो अतिछादित कवच बनाती है। ये नीचे वाला कवच हो गया और ये इसके ऊपर वाला कवच, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो है वो साबुनदानी जैसी ये बनाती है ना। ध्यान से समझ में आ गई। तो निकोशिका भित्ति कैसी होती है, साबुनदानी की तरह दो अतिछादित कवच बनाती है, और इन कवच के अंदर क्या होता है, इन कवच के अंदर क्या होता है, सिलिका होती है, ठीक है ना। इन भित्तियों में क्या होती है, इन भित्तियों में क्या होती है, सिलिका होती है, इन भित्तियों में सिलिका होती है, ठीक है। और सिलिका होने के कारण ये क्या होती हैं, नष्ट नहीं होती कभी, ठीक है। इन कोशिका भित्तियों जो आपके डाई एटम्स हैं, इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है, दो अतिछादित, साबुनदानी के अंदर जो जैसे होता है वैसे दो अतिछादित क्या है, कवच से बनी हुई होती है, और जो कवच हैं उनके अंदर क्या है, सिलिका है, और सिलिका होने के कारण ये कभी नष्ट नहीं होती, ठीक है। तो इनमें सिलिका है जिसके कारण ये नष्ट नहीं होती, जिसके कारण नष्ट नहीं होती, ये नष्ट नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर सिलिका होती है, उसके कारण ये नष्ट नहीं होती। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब मान लो आपके दिमाग में आया होगा कि भैया अगर ये नष्ट नहीं होती तो मान लो कल को डायटम मर जाए, ठीक है, बिल्कुल मर जाए, डायटम है तो जीव तो है तो मरेगा, तो जीव है अगर तो मरेगा। तो मान लो ये एक डायटम है, ये एक डायटम, ये दूसरा डायटम, ये तीसरा डायटम, ये चौथा डायटम, ऐसे और डायटम है, ठीक है, ऐसे और डायटम है, ठीक है। कल को मान लो ये सारे डायटम जो है वो मर गए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो तो कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, किसके बनी हुई, सिलिका भरा हुआ है उसके अंदर। तो लेकिन ये अंदर से तो मर जाएंगे ना, बाहर ये कोशिका भित्ति जो है वो खत्म नहीं होगी इनकी, लेकिन अंदर का जो सामान है वो तो मर तो जाएगा, ठीक है, मर तो जाएगा। और जब ये जो बहुत सारे डायटम जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, मरेंगे और एक जगह इकट्ठा हो गए, ठीक है, मतलब एक ही जगह पर मरे, ठीक है, तो एक जगह पर वो आके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो करोड़ों साल बाद में क्या होगा, वहां पर वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अलग टाइप की मिट्टी हो जाएगी, और उस मिट्टी को क्या कहेंगे अपन, डायटोमी मृदा कहेंगे। क्या कहेंगे, डायटोमी मृदा, इंग्लिश में कहते हैं इसको डायटोमिसिस अर्थ कहते हैं। आगे बताता हूं, ध्यान से सुनो। मर्त डायटम अपने वास स्थान पर या फिर इसको परिवेश भी लिख सकते हैं ना, ये वर्ड भी आ सकता है, एनसीईआरटी में दे रखा परिवेश, तो ये वाला वर्ड भी ध्यान में रखना, कल को भूल जाओ, वास स्थान तो आपको याद रहे, परिवेश आ जाए तो आपको कंफ्यूज मत होना यार कि परिवेश क्या होता है। परिवेश भी उसको कहते हैं। आपको ये पूछे कि आपका परिवेश क्या है, कहाँ से आते हो, मतलब कहाँ से आते हो ना, तो मतलब मैं अपने गाँव का नाम बताऊँ, कोई मेरे को दूसरे गाँव से पूछा तो मैं अपने गाँव का नाम बता दूंगा, कोई अगर मेरे को दूसरे स्टेट से पूछा मतलब स्टेट का नाम बताऊंगा ना, इस तरीके से होता ना। तो परिवेश, अपने परिवेश, ठीक है, या फिर वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है ये लाइन,
ये लाइन कहती है कि जो मृत डाई एटम है, जैसे ये मर गए, ये मतलब ये डाई एटम मर गए, तो ये अपने अपने वास स्थान जहां पर भी रहते होंगे वहां पर ये मर गए मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इनकी अंदर का सामान तो मर गया, लेकिन बाहर किससे बनी हुई है, सिलिका से बना हुआ है। तो सिलिका जो है इसकी, इसलिए इस कोशिका भित्ति जो खत्म नहीं होगी, तो कोशिका भित्ति जो वहां पर वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं उनके अवशेष। किसके अवशेष है, कोशिका भित्ति के अवशेष तो पड़े रह जाएंगे, क्योंकि वो तो खत्म ही नहीं होंगे ना, सिलिका भी बने हो तो वो नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, करोड़ों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में जमा हुए अवशेष को, ठीक है, ये जो अवशेष बच गए थे, किसके अवशेष, कोशिका भित्ति के जो अवशेष बच गए थे मरने के बाद में, कोशिका भित्ति के जो अवशेष बच गए थे वो करोड़ों साल वहां जमा रहेंगे। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में ये दे सकता है ये लाखों साल, ना करोड़ों साल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो करोड़ों वर्षों में ये जमा हुए अवशेष जो है बहुत सालों तक, मतलब बहुत सारे डाई एटम जो है वो मरते जाएंगे करोड़ों साल तक ये जो है वहां पर मरते गए। ठीक है, फिर अपन ने करोड़ों साल बाद में जो है ये अवशेष जमा हुए वहां पर, तो अपन वहां पर जो मिट्टी है वो कैसे दिखने लग गई, वहां की जो मिट्टी है वो कैसे दिखने लगी, उसको क्या कहेंगे अपन, डाई एटोमी। क्या कहेंगे उस मिट्टी को, डाई एटमी मृदा, इंग्लिश में कहते हैं इसको डाईएटोमेसियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइंस मैं आपको वापस सुनाता हूं, ध्यान से देखना। मृत डाई एटम अपने वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। ठीक, करोड़ों वर्षों में जमा हुए अवशेष, ये जो करोड़ों वर्षों में जमा होते हैं ये अवशेष, ठीक है, डाई एटमी मृदा, इनको क्या कहते हैं, डाई एटमी मृदा या फिर डाईएटोमेसिस अर्थ कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। यहां तक समझ में आई। ठीक है, इनकी जो डाई एटम की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई है, दो साबुनदानी में जैसे दो आपकी क्या है, अतिछादित क्या है, कवच है, उनसे वो बनी हुई होती है, और वो में क्या होती है, सिलिका भरी हुई होती है। सिलिका कारण ये नष्ट नहीं होते, इसलिए अगर ये मर भी जाएंगे तो इनकी जो है कोशिका भित्ति जो वो कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए क्या होगा, वहां पर अगर करोड़ों साल तक क्या है, बहुत सारे डाई एटम मरेंगे, करोड़ों साल में पता नहीं कितने सारे डाई एटम मर जाएंगे, तो वो अगर एक एक जगह पर मर रहे हैं क्योंकि उनका वासस्थान वही है, तो वहां पर वो मरते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, सिलिका जो है वो जमा होती जाएगी, और अपन को वहां पर जो है अलग मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, और उस मिट्टी को क्या कहेंगे अपन, डाई एटमी मृदा कहेंगे, डाईएटोमेसिस अर्थ कहेंगे। ठीक बात है, आगे चलते हैं। ये जो डाईएटोमेसिस अर्थ है ना, ये किस काम आती है, उसकी ही बात कर लेते हैं। ये जो डाईएटोमी मृदा होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी कणमय। कैसी होती है, कणमय होती है। एक बार सही लिखते हैं इसको थोड़ा सा, ये कैसी होती है, कणमय होती है। कणमय क्यों होती है, क्योंकि सिलिका होती है ना इसके अंदर, सिलिका होने कारण ये कैसी होती है, कणमय। कणमय का मतलब देखो, मिट्टी को लो ना हाथ में ना, है ना, अपनी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी मतलब ऐसे सॉफ्ट होती है ना, लेकिन जो जिस मिट्टी में थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब रफ हो ना, ऐसे मिट्टी को हाथ में लो और ऐसे करो ना, ये तो गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी ना, चिकनी मिट्टी जो है वो बहुत एकदम सॉफ्ट होती है ना। ठीक है, और एक आप बात करें ये जो अपनी नॉर्मल मिट्टी है ना, तो इस मिट्टी को आप हाथ में लो, ये आपको क्या है, क्या बोलूं उसको, थोड़ी रफ महसूस होगी ना, तो वैसे ही इसके अंदर सिलिका होती है। सिलिका होने कारण क्या क्या होगी, ये रफ महसूस होगी है ना, जैसे ये क्या लिखा है, कणमय, है ना। तो ये जो डाईएटमी मृदा है वो कैसी होगी, कणमय, क्योंकि इसके अंदर सिलिका है। तो कणमय होने कारण ये क्या है, कणमय है, तो कणमय होने के कारण, ठीक है, कणमय होने कारण इसको किसमें उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग, क्या उपयोग है इसका, कणमय होने कारण इसको उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है, पहला किसमें उपयोग किया जाता है, पॉलिश करने में। ठीक है, पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है, पॉलिश करने में। ठीक है, पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा तेलों और सिरप, सिरप को फिल्टर करने में,
फिल्टर करने में। तो ये सब जो है ऐसे कैसे याद रखना, आपको ये नहीं जानना है कि पॉलिश कैसे होती है इससे, ठीक है। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मिट्टी है, डायटोमी जो मृदा है, वो कैसी होती है, कर्णमय होती है, मतलब थोड़ी सी रफ रफ होती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी कलर करते देखा, दीवार पे कलर करवाते हैं, नया कलर करवाते हैं, तो जो पुराना कलर है उसको क्या करवाते हैं, घिसवाते हैं। और कभी लकड़ी देखा आपने, कारपेंटर जो काम करता है लकड़ी का, ठीक है, उसको देखा आपने कभी, जब भी वो लकड़ी जो है अब तो आप तो मतलब देखा होगा आपने, कभी कोई नई चीज बनवाते हुए लकड़ी से, तो लकड़ी को जो है वो रफ रफ होती है लकड़ी तो नॉर्मल है ना, लेकिन उसको एकदम से बढ़िया कर दिया जाता है। आप अपना सोफा देखो है ना, अपना गेट देखो है ना, तो वो गेट कितना सॉफ्ट होता है ना, लकड़ी वैसी थोड़ी ना, लकड़ी तो खुरदरी होती है, तो उसको सॉफ्ट कैसे किया जाता है, उसको पॉलिश की जाती है, किससे, ठीक है, वो एक अलग आता है ना, पेपर्स आता है ना, उससे की जाती है। लेकिन उसमें इसका काम में लिया जाता है, कण में जो है ये होता है डायटोमी मृदा। इतना ध्यान में रखो बस, ये इनका आपको यूज पता होना चाहिए कि किस काम आती है ये डायटोमी मृदा। एक तो आपकी पॉलिश करने में काम आती है, दूसरा आपको किस काम आती है, ये तेलों और सिरप जो है उनको फिल्टर करने में काम आती है। कैसे होता है, क्या नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है या नहीं है? अगर यहां तक समझ में आ गया आपको, तो पूरा आपको क्राइसोफाइट जो है वो समझ में आ गया। क्राइसोफाइट अपन ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे अपन किसकी, डायनोफ्लेजिलेट की बात करेंगे। आ जाओ, डायनोफ्लेजिलेट कुछ भी नहीं है डायनोफ्लेजिलेट। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। सारी एनसीईआरटी कवर्ड है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप लोग पूछते हो बार बार कि आप जो कंटेंट दे रहे हो भाई इससे बढ़िया कंटेंट है ही नहीं हमारा, ठीक है। ऐसे नहीं बोला कि मैं कुछ मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, नीट के लिए तो ये बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको भाई यही है कि मेरे को तो बहुत ज्यादा कुछ समझना है और मेरे को तो बहुत ज्यादा इसमें पीएचडी करनी है, वो अलग बात है, एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। इससे पढ़ के जाओगे नंबर बढ़िया आएंगे, ठीक है। इतना मैं बोल सकता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी कवर्ड है और एनसीईआरटी से पेपर आना है, ठीक है। तो इससे बाहर कुछ नहीं है। चलो आज बात करते हैं डायनोफ्लेजिलेट की। सबसे पहले पॉइंट तो आ जाएगा, इसमें एक कोशिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिक होते हैं, ठीक है। अब भैया ये तो कोई नई बात थोड़ी ना बताई आपने, एक कोशिक तो होंगे क्योंकि ये प्रोटिस्टा के मेंबर है, और प्रोटिस्टा तो कैसे होते हैं, एक कोशिक ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक कोशिक होते हैं। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। भैया ये कौन सी नई बात बता दी आपने, थोड़ी देर पहले बताया था आपने कि प्रकाश संश्लेषी के अंदर तीन आते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट और यूरेनोइड्स। क्राइसोफाइट अपन पढ़ चुके हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषी थे, डायनोफ्लेजिलेट भी क्या है, प्रकाश संश्लेषी है, ठीक बात है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये मुख्यतः कैसे होते हैं, मुख्यतः कैसे होते हैं, ये समुद्री होते हैं, ठीक है। तो डायनोफ्लेजिलेट कैसे होते हैं, मुख्यतः समुद्री होते हैं। ये कौन से, देखो आपको वापस बोल रहा हूं, क्राइसोफाइट कैसे होते हैं, ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट कैसे होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पर कंफ्यूजन आपको हो सकती है, आगे मैं टेबल बना के भी आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मुख्यतः कैसे होते हैं, ये समुद्री होते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी और क्या लिखती है, ठीक है। ये जो डायनोफ्लेजिलेट है ये कैसे हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, मतलब किसी भी कलर के हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं। लेकिन होंगे किस कलर के, वो किस पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये हो सकते हैं पीले भी हो सकते हैं, नीले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, भूरे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे किस रंग के, ये किस पर डिपेंड करेगा कि इनमें वर्णक कौन सा प्रेजेंट है। अगर किसी डायनोफ्लेजिलेट के अंदर वर्णक नीले रंग वाला उपस्थित है तो वो नीला दिखाई देगा। अगर किसी डायनोफ्लेजिलेट के अंदर ये पीले वर्णक पीले रंग का जो वर्णक है वो अगर मौजूद होगा तो पीले रंग का दिखाई देगा। अगर किसी डायनोफ्लेजिलेट के अंदर हरे रंग वाला वर्णक है तो वो हरे रंग का दिखाई देगा। मतलब सीधी सी बात है, डायनोफ्लेजिलेट का रंग कैसा भी हो सकता है, निर्भर किस पे करेगा कि उसके अंदर वर्णक कौन सा है, पिगमेंट कौन सा मौजूद है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी यहां पे लाइन क्या लिखती है कि उपस्थित वर्णकों मतलब पिगमेंट, वर्णक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। आपने सुना भी होगा ये वर्ड है ना। पिगमेंट के आधार पर ये कैसे हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, ठीक है, हरे, ठीक है। और ये कैसे हो सकते हैं, मतलब ना हरे, ठीक है, दिखते हैं।
ठीक है। तो इनके अंदर कौन सा वर्णक उपस्थित है, कौन सा पिगमेंट इनके अंदर उपस्थित है, उसके आधार पर ये पीले, नीले, हरे, भूरे, लाल, ठीक है, ये दिखाई देते हैं। ठीक है बात है। चलो, तो इनका रंग इनमें से कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, निर्भर किस पे करेगा, निर्भर ये करेगा कि इनमें वर्णक कौन सा है। ठीक बात है, पिगमेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, कल भी मैंने आपको बताया था यहां से, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो पॉइंट आ गया है। लाल डायनोफ्लेजिलेट, लाल डायनोफ्लेजिलेट, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी भैया? कल मैंने आपको बताया था लाल सागर के बारे में बताया था। ठीक है, याद आएगा कि पूरा लाल समुद्र हो जाता है, वो क्या मोनेरा जगत का था। लेकिन अभी अपन किसकी बात करेंगे? वो साइनोबैक्टीरिया था ना। अब अपन बात करें डायनोफ्लेजिलेट की। ये क्या है? प्रोटिस्टा जगत की बात हो रही है। यहां पर, वहां पर लाल सागर बना था, कंफ्यूज मत होना, वहां पर लाल सागर बना था, यहां पे लाल सागर नहीं बनता। लाल सागर जो है वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से बनता है, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम की वजह से बनता है। और यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? यहां पर अपन बात कर रहे हैं लाल सागर की बात नहीं होगी, यहां पे लाल तरंगों की बात होगी। लाल तरंगे मतलब तरंगे जो है, आपने समुद्र देखा होगा, उसमें लहरें उठ के आती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लहरें जो उठकर आएंगी वो कैसी होंगी? लाल रंग की लहरें जो है वो उठकर आएंगी। ठीक है, समुद्र यहां पर भी लाल लाल दिखेगा, लेकिन इनको क्या है? लाल सागर नहीं कहते। लाल सागर अलग है। आपको कहिए लाल सागर किसकी वजह से बनता है, कह देना वो मोनेरा जगत से बनता है, साइनोबैक्टीरिया की वजह से बनता है। कल बताया भी था मैंने आपको। और आपको पूछे लाल तरंगे, और आपको पूछेगा भी लाल तरंगों के बारे में पूछेगा, लाल सागर कभी नहीं पूछेगा आपको, एनसीईआरटी में है ही नहीं लाल सागर, आपको लाल तरंगे ही पूछेगा वो। ठीक है, तो लाल तरंगे जो है वो कौन बनाता है? डायनोफ्लेजिलेट बनाता है। कौन बनाता है? लाल डायनोफ्लेजिलेट जो है वो लाल तरंगे बनाता है। कैसे बनाता है अभी उसकी बात करेंगे। लाल तरंगी कैसे बनती है? ये लाल डायनोफ्लेजिलेट जो है, लाल रंग का डायनोफ्लेजिलेट है। लाल रंग का डायनोफ्लेजिलेट क्यों है? क्योंकि इस डायनोफ्लेजिलेट के अंदर कैसे वर्णक हैं? लाल रंग वाले वर्णक, इसलिए लाल रंग का हो गया ये। ठीक है, लाल डायनोफ्लेजिलेट जो है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? संख्या में उसका विस्फोट होगा। क्या करेगा ये? संख्या में विस्फोट होगा। संख्या में विस्फोट होगा। संख्या में विस्फोट होने का मतलब क्या है? कि ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा जल्दी जल्दी, है ना, खुद की संख्या बढ़ा लेगा। इसलिए क्या कर दिया इसको? संख्या में विस्फोट होना, बहुत ज्यादा जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा लेगा, और इसकी संख्या बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेगी। तो रंग कैसा हो जाएगा? पानी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो समुद्र का जल लाल, जिसको कहेंगे लाल तरंगे, लाल तरंगे, इंग्लिश में इसको रेड टाइड्स कहते हैं, लेकिन लाल तरंगे आप याद रखो। ठीक है, लाल तरंगे दिखने लगती हैं, दिखने लगता है। ठीक है, लाल दिखता है ना समुद्र, यहां पे क्या है? लाल दिखने लगता है। एक मिनट, चलो, समुद्र यहाँ पे कैसे दिखने लगेगा? लाल दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा? क्योंकि ये क्या है? लाल डायनोफ्लेजिलेट है। लाल क्यों है? क्योंकि इसमें लाल वर्णक है। ठीक है, लाल रंग का वर्णक है, इसलिए ये लाल डायनोफ्लेजिलेट हो गया। अब ये क्या करेगा? संख्या में विस्फोट करेगा, जल्दी जल्दी क्या है? खुद की संख्या को बढ़ाएगा। जब इसकी खुद की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पूरे समुद्र में फैल जाएगा, और इसका रंग, खुद का रंग कैसा है? लाल है, तो पूरा समुद्र कैसा दिखेगा? आपको लाल लाल रंग का दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो लहरें उठेंगी समुद्र की, वो कैसी दिखेंगी? लाल रंग की दिखेंगी। इसलिए क्या कह दिया इसको? लाल तरंगे। जो समुद्र का जल है वो कैसा दिखेगा? लाल। और जो तरंगे उठेंगी वो कैसी होंगी? लाल तरंगे उठेंगी। ठीक है, तो आपको पूछे कि लाल जल और समुद्र का जो जल है वो लाल किसकी वजह से होता है? लाल क्यों दिखता है? तो आप कह देना रेड डायनोफ्लेजिलेट, जो लाल डायनोफ्लेजिलेट है वो उसकी संख्या में विस्फोट होता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, चलो अब इस लाल डायनोफ्लेजिलेट के बारे में कुछ खास बातें लिख लेते हैं। ये जब संख्या में विस्फोट होता है ना, उस टाइम पर ये टॉक्सिन रिलीज करता है। बताता हूं भी, लाल डायनोफ्लेजिलेट जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं, आपको ये लगेगा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात होगी भैया, लाल लाल समुद्र कितना बढ़िया दिखेगा ना, बढ़िया दिखेगा लाल समुद्र, है ना, कभी नीला कभी लाल, बढ़िया दिखेगा, ये तो कॉम्बिनेशन बन रहा है बढ़िया। लेकिन यहां पर दिक्कत होती है, जब भी ये लाल डायनोफ्लेजिलेट जो है खुद की संख्या को बढ़ाता है ना, तब ये एक दिक्कत करता है। क्या दिक्कत करता है अभी बात करेंगे। तो ये जो है वो जीव विष, जिसको अपन क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। जीव विष टॉक्सिन निकालता है। ये जो लाल डायनोफ्लेजिलेट जो है, ये अगर सिर्फ पानी का रंग लाल करे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये खुद की संख्या इतनी बढ़ा लेते हैं और ये क्या निकालते हैं? ये जीव विष निकालते हैं, जिसको टॉक्सिन कहते हैं। विष समझते हो? जहर। ठीक है, जीव विष निकालते हैं, टॉक्सिन निकालते हैं। तो टॉक्सिन से क्या दिक्कत होगी? उस टॉक्सिन से दिक्कत होगी ये कि जितनी मछलियां होंगी वहां पे
और जितने अन्य जो जलीय जीव होंगे वो सारे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉक्सिन का नाम क्या है? टॉक्सिन का नाम बता देते हैं पहले तो आपको। इस टॉक्सिन का नाम क्या है? सेक्सी टॉक्सिन। क्या नाम है? सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में नहीं लेकिन बता दिया आपको। ठीक है, सेक्सी टॉक्सिन इसका नाम है। और इससे होगा क्या, इससे होता क्या है वो भी देख लो भाई। इससे होगा क्या? मछलियां और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ठीक है, मछलियां और समुद्री जीव मर जाएंगे। क्यों? इसकी वजह से मर जाएंगे। जो जीविष निकलता है, कहां से निकलता है? ये डेड डायनोफ्लेजिलेट जो है वो जहर निकालता है, जीविष निकालता है, टॉक्सिन निकालता है, और उस टॉक्सिन की वजह से जो मछलियां हैं और जो दूसरे जो समुद्री जीव है वो मर जाएंगे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल कलर कौन सा लूं? चलो ये नहीं, लाल रंग ले लेते हैं। लाल डायनोफ्लेजिलेट का एग्जाम्पल को क्या है? एग्जाम्पल आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एग्जाम्पल है इसका गोनियोलेक्स। एग्जाम्पल क्या है? गोनियालेक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। गोनियालेक्स क्या है? ये लाल डायनोफ्लेजिलेट होता है। इसकी संख्या में विस्फोट होने के कारण समुद्र का रंग लाल हो जाता है। ये क्या निकालता है? जीविष निकालता है, जिसको टॉक्सिन कहते हैं इंग्लिश में। और ये टॉक्सिन का नाम क्या है? सेक्सी टॉक्सिन। और इस सेक्सी टॉक्सिन की वजह से क्या होता है? इस विष की वजह से क्या होता है? मछलियां और बाकी की जो अन्य जो समुद्री जीव वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें और करते हैं। बाहरी सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायनोफ्लेजिलेट बना के दिखाता हूं, 1 मिनट। ऐसा नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा सही बनाते हैं। ठीक है, ये जो डायनोफ्लेजिलेट है कुछ इस प्रकार का होता है ना। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है लेकिन समझ लो बस, ध्यान से देखो। तो इसकी जो बाहरी सतह है ना उस पर कुछ इस प्रकार की पट्टिकाएं होती हैं। ये जो पट्टिकाएं वो किसकी बनी हुई हैं? सेलुलोज की बनी हुई हैं। ये पट्टिकाएं किसकी बनी हुई हैं? सेलुलोज की बनी हुई हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की पट्टिकाएं होती हैं। ये जो मैंने पट्टिकाएं बनाई हैं ये क्या है? सेलुलोज की बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन क्या लिखती है कि बाहरी सतह पर, ये क्या बाहरी सतह है और इस पर क्या है? सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं, मतलब हार्ड, थोड़ी सी हार्ड पट्टिकाएं जो है वो इस पर मौजूद है। तो ये क्या है? कड़ी पट्टिकाएं इस पर मौजूद है। अगली लाइन और ध्यान से सुनना। अगली लाइन क्या है? अगली लाइन कहती है कि इसमें 2 कसाब होते हैं। क्या होते हैं? 2 कसाब होते हैं। कौन से कसाब हैं ये 2? ध्यान से सुनो। एक होता है लंबवत और दूसरा है आपका अनुप्रस्थ। लंबवत और अनुप्रस्थ का मतलब समझते हो क्या? ठीक है, अभी बताता हूं कैसे होता है। ये जो कसाब है ना, ठीक है, एक कसाब यहां से निकलेगा, 2 बना दिए यार मैंने गलती से। ये एक कसाब है और एक ये कसाब है। ठीक है, ये वाला कसाब देखो, ये जो कसाब है वो क्या है? लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है। और ये क्या है? अनुप्रस्थ। ये वाला जो कसाब है वो क्या है? अनुप्रस्थ, तिरछा, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ है और ये लंबवत है। ठीक है, तो 2 कसाब हो गए। ये दोनों कसाब होते कहां पे हैं उसके बारे में भी कुछ बातें हैं, तो वो देखो। ये 2 कसाब जो हैं वो
भित्ति भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच, ये एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, कि खांच में, और एनसीईआरटी के ही वर्ड्स हैं, खांच में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो दोनों कसाब कहाँ होते हैं, जो पट्टिकाएं हैं ना, ये जो पट्टिकाएं हैं, ठीक है, भित्ति की जो पट्टिकाएं हैं उनके बीच जो खांच, एक खांच तो देखो ये हो गई, खांचा है ना बीच में, देखो खाली जगह, इसको क्या कहते हैं, खांच कह दिया है ना। और एक खांच देखो यहाँ पे है, तो एक ये लंबवत वाली खांच में है और ये ट्रांसवर्स वाली भी खांच में है, जो अनुप्रस्थ है वो भी खांच में है और आपकी लंबवत वाली भी खांच में। तो ये बताया यहाँ पे, दो कसाब होते हैं, एक लंबवत होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, और भित्ति जो है वो भित्ति की जो पट्टिकाएं हैं उनके बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, जो खांच है उसमें क्या है, ये मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब ये जो मूवमेंट है वो कैसे करते हैं, लट्टू जैसे देखा आपने, सबने लट्टू देखा होगा ना, लट्टू गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो ये लट्टू की तरह क्या है, ये इनके मूवमेंट होता है ना, इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, लट्टू की तरह, ठीक है, लट्टू की तरह ऐसे करके और ऐसे घूमते हैं। शक्तिमान देखा, शक्तिमान तो सबने देखा होगा ना, देखा है शक्तिमान की तरह ऐसे घूमता है, ऐसे ऊपर हाथ करके, ठीक है। चलो इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं देखा तो क्या फालतू में बातें करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे युगलिना की, बात करेंगे ना, युगलिना की बात कर लें क्या, टाइम है क्या यार, टाइम हो तो जाएगा लेट ही, लेकिन 2 बज गए, वही टाइम हो गया कल वाला, 2 बज गए, और सुबह 10 बजे क्लास देनी है मेरे को, ठीक है। टाइम टेबल मेरा खराब हो रखा है भाई क्लास के चक्कर में, ठीक है। और फिर तुम लोग ना उसको लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते और देखते भी नहीं हो ना, तो ये थोड़ी सी, जब भी डालो क्लास उसी टाइम पर देख लिया करो भाई। चलो अभी करवाऊं क्या, चलो करवा देते हैं, देखा जाएगा टाइम की। अगली हेडिंग डाल दीजिए यूग्लिनोइड्स। तो ये अपन ने क्राइसोफाइट पढ़ लिया, डायनोफ्लेजेलेट पढ़ लिया, बात करेंगे यूग्लिनोइड्स की, ठीक है। यूग्लिनोइड्स सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति होती नहीं, कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती है, क्रॉस का मतलब नहीं होती है ना। चलो इनमें होती क्या है फिर, कोशिका भित्ति नहीं होती, इनमें पेलिकल जो है ना, पेलिकल जो है वो उपस्थित होती है, पेलिकल उपस्थित, पेलिकल, चलो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, थोड़ा सा डिजाइन बनाता हूं यहाँ पे, पेलिकल उपस्थित होती है। अब पेलिकल क्या है वो देखते हैं। ये पेलिकल क्या है, ये प्रोटीन युक्त होती है, ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई एक परत है, प्रोटीन की एक लेयर है, प्रोटीन युक्त होती है ये, ठीक है। और इस पेलिकल के कारण, ये पेलिकल जो है प्रोटीन की एक लेयर है, परत है ना, इन देखो यूग्लिनोइड्स है उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो क्या होता है उनमें एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है, ठीक है। और ये पेलिकल जो प्रोटीन की लेयर लचीली है, इसलिए इसमें क्या होता है, यूग्लिना के अंदर क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। क्यों, कोशिका भित्ति है, वो तो है नहीं, कोशिका भित्ति जब नहीं है तो क्या पेलिकल की परत है, और पेलिकल की परत के कारण क्या हो जाता है, इनमें लचीलापन आ जाता है, ठीक है। तो ये लचीला बनाती है, कौन बनाती है, लचीला, पेलिकल लेयर बनाती है, लचीला बनाती है, ठीक बात है। ये होते कहां पर, आपको कहां मिलेंगे, ये स्वच्छ जल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहां देखने के लिए मिलेंगे आपको, ये स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इस स्वच्छ जल में आपको देखने के लिए मिलेंगे, फ्रेश वाटर में। और स्वच्छ जल भी कैसा, ठहरा हुआ स्थिर जल। देखो दो प्रकार के जल होते हैं आपके, एक तो नदी, देखो नदी क्या है, बहती हुई रहती है ना, नदी बहती रहती है ना, नदी कभी रुकती नहीं है, तो नदी है तो वो बहती रहेगी। तो बहता हुआ पानी एक तो हो गया, तो नदी में क्या होता है, स्वच्छ जल होता है, तो वो क्या है, बहता हुआ पानी है। और एक होता है स्थिर पानी, स्थिर मतलब ठहरा हुआ पानी, कोई तालाब हो गया, वो क्या है, उसमें ठहरा हुआ पानी रहेगा, एक ही जगह पानी ठहरा हुआ रहेगा। कोई झील देख लो, झील के अंदर भी क्या है, पानी ठहरा हुआ रहेगा। नदी है तो पानी बहता हुआ रहेगा। तो ये जो स्वच्छ जल में रहते हैं यूग्लिनोइड्स, ये कौन से स्वच्छ जल में, नदी वाले बहते हुए जल में नहीं जी, ये ठहरे हुए जल के अंदर, स्थिर जल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे जल के अंदर, स्थिर जल। ये एनसीईआरटी लिखती है, और ये एनसीईआरटी ने लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ जल में रहते हैं, लेकिन कौन से में, स्थिर जल में रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इनमें भैया 2 कसाब होते हैं, 2 कसाब हैं, ठीक है। एक लंबा है, एक
लंबा है और एक छोटा है, एक छोटा, एक लंबा है और एक छोटा, दो कसाब पाए जाते हैं किसके अंदर, यूग्लिनोइड्स के अंदर। एक लंबा है एक छोटा है। लंबा वाला जो है वो चलन के काम आता है, चलने में काम आता है ना, तो ये चलन के काम आता है। लेकिन छोटे वाला किस काम आता है, पता नहीं जी छोटे वाला किस काम आता है। लंबे वाले का पता है, चलने में काम आता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश हुआ, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज भी मैंने एग्जांपल दिया है, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था ना। सूर्य के प्रकाश में, अगर सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, ये क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे। जब सूर्य का प्रकाश रहेगा, इनको सूर्य का प्रकाश मिलता जाएगा, तो कैसे होंगे, ये प्रकाश संश्लेषी होंगे। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है, ठीक है, तो कैसे होंगे, ये परपोषी हो जाएंगे, परपोषी हो जाएंगे। अगर सूर्य का प्रकाश इनको मिल रहा है तो ये प्रकाश संश्लेषी रहेंगे, लेकिन जब इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये कैसे हो जाएंगे, ये परपोषी हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परपोषी हो जाएंगे। परपोषी होकर क्या करेंगे, ये परपोषी होके दूसरे जो सूक्ष्म जीवधारी हैं उनको, उनका शिकार करेंगे ना। तो परपोषी होकर क्या करेंगे, ये अन्य अन्य सूक्ष्म सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरे अन्य जो जीवधारी हैं उनका शिकार करेंगे। अगर इनको सनलाइट मिलती रहेगी, सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा, तो ये स्वपोषी है, बढ़िया है ना, बढ़िया आपका प्रकाश संश्लेषण करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये क्या बन जाएंगे, परपोषी बन जाएंगे, और जो दूसरे सूक्ष्म जीव हैं उन्हें क्या करेंगे, ये शिकार करने लग जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो न्यूट्रिशन है वो उसको क्या कह सकते हैं, ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कैसा दिखाते हैं, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन ये दिखाते हैं। मिक्सोट्रोफिक क्यों, मिक्सोट्रोफिक वर्ड किस लिए यूज किया अपन ने, इसलिए कि कभी ये क्या प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कभी ये परपोषी बन जाते हैं, तो इसलिए क्या इसको, इसका जो पोषण है वो कैसा है, मिक्सोट्रोफिक पोषण करते हैं, है ना। चलो, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल में, एनिमल के बीच आएगा ना, के बीच कनेक्टिंग लिंक है। जो यूग्लिनोइड्स है ना, जो यूग्लिनोइड्स हैं वो क्या है, प्लांट और एनिमल के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कैसे कनेक्टिंग लिंक है, दोनों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं, ध्यान से देखो आप। ये सूर्य के प्रकाश में कैसे हैं, प्रकाश संश्लेषी, मतलब पौधे जैसे हैं। और वही बात को सूर्य के प्रकाश के बिना कैसे, परपोषी। ये तो जानवर जैसे हो गए, अन्य सूक्ष्म जीवधारियों क्या करेंगे, शिकार करेंगे। तो यहां पर क्या हो गए, ये एनिमल जैसे हो गए, यहां पर ये प्लांट थे, यहां पर ये एनिमल जैसे बन गए। तो इसलिए यह यूग्लिनोइड्स जो हैं ये प्लांट और एनिमल के बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। ठीक है, चलो कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, उच्च पादपों की तरह इनमें भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। वर्णक लिख देते हैं, चलो। वर्णक को इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे उच्च पादपों में जो उच्च पादप है, हायर प्लांट्स जो हैं, उनके अंदर जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम इनके अंदर भी, यूग्लिनोइड्स के अंदर भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जो है वो पाए जाते हैं। ये लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइंस है। नोट्स को यार पढ़ो, बहुत बढ़िया से पढ़ना यार, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया नोट्स है, ठीक है। शक मत किया करो, आंख बंद करके पढ़ लो, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे ना तो आपको रिजल्ट दिखेगा यार नीट के अंदर, ठीक है। आपको खुद अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट देके देखो, ठीक है। जो टेस्ट अब हो रहे हैं बढ़िया क्वालिटी के हो रहे हैं। ऐप पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसने नहीं कर रखा डाउनलोड कर लेना और देख के देखना भाई, मजा आएगा। चलो, अब 2 पॉइंट्स और है लास्ट के, और वो कर लेते हैं।
अलैंगिक प्रजनन इनमें होता है क्या भैया? बिल्कुल अलैंगिक प्रजनन इनमें होता है, अलैंगिक प्रजनन इनमें होता है, प्रजनन होता है। कैसा होता है? लंबवत, लंबवत द्विखंडन, द्विखंडन, द्विखंडन तो सब जानते हो, बाइनरी फिजन। लंबवत का मतलब क्या है? ऐसे लंबे लंबे सिरे में क्या होगा? खंडन होगा, है ना, दो भागों में बट जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? लंबवत द्विखंडन होता है, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन होता है क्या? लैंगिक प्रजनन इनमें नहीं होता। लैंगिक प्रजनन जो है, लैंगिक प्रजनन इनमें अनुपस्थित है, नहीं होता है। ठीक बात है। ये आपका यूग्लिनोइड्स भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोल लिया? क्राइसोफाइट पढ़ लिया, प्रोटिस्टा का अपन ने पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया, फिर अपने क्राइसोफाइट, फिर अपने डायनोफ्लेजिलेट, फिर अपने यूग्लिनोइड्स की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन किसकी? एक टेबल बनवाऊंगा, तीनों का कंपेरिजन हो जाएगा उसमें, ठीक है। जो कंपेयर करने वाली बातें, जो तुलना करने वाली बातें हैं वो इस टेबल में आ जाएंगी, आपको याद भी रहेंगी। तो वो टेबल बनाओ भाई ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा विशेषताएं, यहां पर मैं लिखूंगा विशेषता, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा किसके बारे में? डायनोफ्लेजिलेट के बारे में लिखूंगा, डायनोफ्लेजिलेट के बारे में लिखूंगा, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा किसके बारे में? क्राइसोफाइट्स के बारे में लिखूंगा, क्राइसोफाइट्स के बारे में लिखूंगा। यहां मैं किसके बारे में लिखूंगा? यूग्लिनोइड्स के बारे में, यूग्लिनोइड्स के बारे में। ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है इनका आवास, रहेंगे कहां पे? आवास, ठीक है। डायनोफ्लेजिलेट कहां रहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे होते हैं ये, मुख्यतः कैसे होते हैं ये, मुख्यतः कैसे होते हैं ये? समुद्री होते हैं। तो इनका आवास कैसा है? मुख्यतः कैसे है ये? समुद्री हैं। वही मैं बात करूं क्राइसोफाइट की, तो ये कैसे होते हैं? स्वच्छ, स्वच्छ जल में भी, स्वच्छ जल और समुद्री जल, जल दोनों में रहेंगे ये, ठीक है। तो आपके डायनोफ्लेजिलेट है वो मुख्यतः कहां रहेंगे? समुद्री है, ठीक है। और क्राइसोफाइट स्वच्छ जल में भी देखने को मिलेंगे आपको और समुद्री जल में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। वही बात करूं मैं यूग्लिनोइड्स की, तो अभी बताया मैंने आपको स्वच्छ जल में रहेंगे। कैसे रहेंगे? स्वच्छ जल में। और स्वच्छ जल भी कैसा? ठहरा हुआ स्थिर जल। कैसा होगा? स्थिर जल, ठीक है। पहला आपने कंपेयर जो है वो तुलना कर ली। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट है इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अभी जो पढ़ गए हैं बस वही कर रहे हैं ना। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति डायनोफ्लेजिलेट के अंदर कैसी होती है? कड़ी सेलुलोज की बनी हुई पट्टिकाएं, है ना। तो कड़ी सेलुलोज पट्टिकाएं होती हैं इसमें, तो डायनोफ्लेजिलेट में पट्टिकाएं, ठीक है। अभी बात करें क्राइसोफाइट की, तो इसमें साबुनदानी जैसा सिस्टम होता है ना। तो इसमें साबुनदानी, साबुनदानी जैसी होती है, ठीक है। जो किसकी बनी हुई? सिलिका होती है, उनमें क्या होती है? सिलिका होती है, ठीक है। ये टिक का मतलब है और क्रॉस का मतलब एब्सेंट, ठीक है। इसका मतलब प्रेजेंट और इसका मतलब एब्सेंट, ठीक है। यूग्लिनोइड्स की बात करें, यूग्लिनोइड्स के अंदर तो कोशिका भित्ति होती नहीं, तो यहां पर क्या है? कोशिका भित्ति एब्सेंट है, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं, एब्सेंट लिख देता हूं, तो कंफ्यूज नहीं होगे, वरना सोचो क्रॉस किस चीज के लिए बना है? एब्सेंट। तो इन्हें एब्सेंट है कोशिका भित्ति, तो इनमें क्या होती है भैया? पेलिकल होती है। इनमें क्या होती है? पेलिकल होती है। और पेलिकल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पेलिकल क्या होती है? एक प्रोटीन की लेयर है जो लचीलापन देती है। चलो फिर बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं अपन कसाब की। कसाब, इनमें कसाब होता है क्या? डायनोफ्लेजिलेट में कसाब होता है क्या? बिल्कुल होता है। दो कसाब होते हैं, दो कसाब होते हैं। एक होता है लंबवत, एक होता है लंबवत और दूसरा होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। फिर आगे बात करें अपन किसकी? क्राइसोफाइट की। क्राइसोफाइट में कसाब होते हैं क्या? नहीं होते जी, कसाब है, ठीक है। वही मैं बात करूं यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स के अंदर कसाब होते हैं क्या? बिल्कुल, दो कसाब होते हैं, दो कसाब होते हैं। एक होता है आपका लंबा और एक होता है छोटा, ठीक है। चलो फिर चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट बात कर सकते हैं लैंगिक प्रजनन की। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन डायनोफ्लेजिलेट में होती है क्या? बिल्कुल होती है, ठीक है। क्राइसोफाइट में होती क्या? होती है। और आपके यूग्लिनोइड्स के अंदर होती क्या? नहीं होती। इनके अंदर नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा मैंने पॉइंट, के अंदर लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। चलो फिर पांचवा पॉइंट की बात करते हैं।
पांचवा पॉइंट कहता है वर्णक के बारे में। वर्णक मतलब पिगमेंट। इनमें कौन सा होता है? डायनोफ्लेजेट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल सी होता है। क्राइसोफाइट के अंदर भी क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है, ठीक है। वही मैं बात करूं इसके अंदर यूग्लियोइड्स के अंदर, इसके अंदर क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है। जैसे आपके उच्च पादपों में मिलता है वैसा है इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो ये अपन ने पूरी टेबल बना ली, इसमें तुलना कर दी सारी, अपन ने विशेषता लिखी है यहाँ पे, अपन ने यहाँ पर डायनोफ्लेजेट की सारी बातें बता दी। तो ये टेबल आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर आपको इकट्ठी मिल जाएगी और कंपैरिजन करके मिल जाएगी, तो आपको भूलोगे नहीं। जैसे मान लो डायनोफ्लेजेट भाई समुद्री हैं, ये क्राइसोफाइट समुद्र में भी रहते हैं और आपके स्वच्छ जल में भी रहते हैं, और यूग्लियोइड्स ये स्वच्छ जल में ही रहते हैं, लेकिन कौन सा? स्थिर जल के अंदर रहते हैं। फिर बात की कोशिका भित्ति, इसके अंदर डायनोफ्लेजेट के अंदर कोशिका भित्ति कैसी है? सेलुलोज की पट्टिकाएं बनी हुई है ना, और क्राइसोफाइट के अंदर कैसी है? साबुनदानी जैसी, ठीक है। यूग्लियोइड्स के अंदर कोशिका भित्ति होती नहीं, तो क्या होती है? पेडिकल की परत होती है। विशेषता फिर अगली बात है कसाब। कसाब जो है यहाँ पर डायनोफ्लेजेट के अंदर दो होते हैं, एक लंबवत एक अनुप्रस्थ, ठीक है। क्राइसोफाइट के अंदर तो कसाब होते ही नहीं, ठीक है। यूग्लियोइड्स के अंदर दो कसाब होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, एक लंबा एक छोटा, है ना। फिर आपकी लैंगिक प्रजनन की, लैंगिक प्रजनन जो डायनोफ्लेजेट के अंदर होता है, क्राइसोफाइट के अंदर होता है, लेकिन यूग्लियोइड्स के अंदर जो है लैंगिक प्रजनन नहीं होता, ठीक है। वर्णक की बात करें तो आपके डायनोफ्लेजेट के अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और फिर अपन बात करें क्राइसोफाइट के अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, लेकिन यूग्लियोइड्स के अंदर क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, ठीक है। तो ये आपने कंपेरिजन हो गया, ये यहां तक हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे अवंपक कवक की बात करेंगे, प्रोटोजोआ की बात करेंगे, फिर अपना प्रोटिस्टा जो जगत है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फंजाई जगत की फिर अपन बात करेंगे। यहां तक समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।